नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 75 वर्ष के बाद व्यक्ति को रिटायरमेंट की बात कही है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के बाद व्यक्ति को दूसरों को अवसर देना चाहिए, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मोरोपंत पिंगले के जीवन पर आधारित अंग्रेजी बुक के विमोचन समारोह में सरसंघ चालक ने उन्हें याद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृंदावन में आयोजित संघ की एक बैठक में मोरोपंत पिंगले को उनके 75 वर्ष का होने पर सम्मानित करने का फैसला किया गया था। उस समय तत्कालीन सरकार्यवाह शेषाद्री ने मोरोपंत को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया था। उस समय मोरोपंत ने कहा था कि मैं 75 का अर्थ समझता हूँ। मोहन भागवत ने मोरोपंत को याद करते हुए कहा, ये उनकी एक सीख है। मोरोपंत पिंगले ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बिना किसी प्रचार के काम करने और 75 वर्ष के बाद संन्यास लेने की सीख दी थी। हालांकि संघ में किसी उम्र के हिसाब से रिटायरमेंट नहीं होता है और संघ को समझने वाले विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि वो खुद के रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले ये बयान आया है, तो इसके काफी संकेत भी हैं। कुछ संदेश देने की बात कर रहे हैं। बता दें, पीएम मोदी का सितंबर में जन्मदिन है और वो सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख पीएम मोदी को यह संदेश दे रहे हैं। राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिलवाया क्योंकि वो 75 साल के हो गए थे। अब देखते हैं कि क्या मोदी इसका पालन खुद भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अहमदाबाद में आयोजित सहकार संवाद कार्यक्रम में अपने रिटायरमेंट प्लान का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राजनीति से संन्यास लेने के बाद वो अपना शेष जीवन वेदों, उपनिषदों के अध्ययन और प्राकृतिक खेती को समर्पित करेंगे। उनका यह बयान सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे मेगा डैम को भारत के लिए वाटर बम बताते हुए गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यावरणीय या जल सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए भी खतरा है। यह सैन्य खतरे के अलावा किसी भी अन्य समस्या से बड़ा होगा जो सीमावर्ती जनजातियों के जीवन, भूमि और संसाधनों को तबाह कर सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में पेमा खांडू ने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय जल संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और यही सबसे बड़ी चिंता है। खांडू ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि वो क्या करेगा। उन्होंने आगे कहा कि चीन से सैन्य खतरे को अलग रखते हुए मुझे लगता है कि किसी भी सैन्य समस्या से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ये हमारी जनजातियों और हमारी आजीविका के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करने वाला है। ये काफी गंभीर विषय है क्योंकि चीन इसका इस्तेमाल एक तरह के वाटर बम के रूप में कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर की रिलीज पर रोक लगा दी है, जो 11 जुलाई को सिनेमाघरों में आने वाली थी। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र सरकार ये तय नहीं कर लेती कि इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने के फैसले को दोबारा जांचा जाए या नहीं। जमीयत उलेमाए हिंद ने सेंसर बोर्ड के फैसले के खिलाफ शिकायत की है। इसमें फिल्म को रिलीज को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में 2 याचिकाएं दायर की गई थी, एक जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से और दूसरी पत्रकार प्रशांत टंडन की ओर से। उनका कहना है इस फिल्म के रिलीज होने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है क्योंकि फिल्म एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बनी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर सरकार फैसला नहीं ले लेती तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी। ईडी ने छांगुर बाबा उर्फ करीमुल्ला शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि उन्होंने एक बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाया और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुछ ही सालों में जुटा ली। दरअसल ईडी की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड की शिकायत पर शुरू हुई है। एटीएस ने बताया कि चंगूर बाबा ने धार्मिक भाषाएं, मानसिक दबाव और एक किताब शिजरा तैयबा के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, खासकर दलितों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच। ये सारा नेटवर्क चांद औलिया दरगाह से संचालित होता था। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने विदेशों खासकर मिडिल ईस्ट से फंडिंग ली और बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ जुटाकर धर्म परिवर्तन का प्रचार किया। उन्होंने भारतीय और विदेशी लोगों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा की।
कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले नए कैफे पर फायरिंग हो गई है। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि हाल ही में कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी ने इसकी ओपनिंग की थी और कुछ ही दिनों में इस पर हमला कर दिया गया है। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक आदमी रात को कैफे की खिड़कियों पर फायरिंग कर रहा है। कार में बैठा शख्स अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। एनडीटीवी के मुताबिक सूत्रों की माने तो हरजीत सिंह लड्डी ने कपिल शर्मा के किसी पुराने बयान को लेकर यह हमला की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पड़ताल यानी एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि सुनवाई के दौरान रोक लगाने की मांग नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची के एसआईआर में मतदाताओं की पहचान साबित करने के लिए आधार, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र को मान्य दस्तावेजों के रूप में अनुमति देने पर विचार करे। गुरुवार की सुनवाई के इससे एक बात साफ है कि उसने प्रक्रिया पर रोक लगाने का अभी कोई आदेश पारित नहीं किया। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई बार पूछा कि उसने आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेज के रूप में क्यों खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान के लिए 11 दस्तावेजों की सूची दी है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि न्याय के हित में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान के दस्तावेजों में शामिल किया जाए। कोर्ट ने आगे कहा, अब ये चुनाव आयोग पर है कि वो इन दस्तावेजों को स्वीकार करता है या नहीं, लेकिन अगर वो नहीं करता तो उसे इसके पीछे की वजह बतानी होगी, कारण बताना होगा और वो वजह याचिकाकर्ताओं को संतोषजनक भी लगनी चाहिए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। वोटर लिस्ट विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई खास सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इस प्रक्रिया के जरिए नागरिकता की जांच करना चाहते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा और कहा कि नागरिकता की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, ना कि चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत का नागरिक होना वोटर बनने के लिए जरूरी है, जो संविधान के अनुच्छेद 326 में बताया गया है। उन्होंने कहा कि आखिरी बार 2003 में ऐसा स्पेशल रिवीजन हुआ था और अब इसे दोबारा करना जरूरी हो गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिकता जांच की ही मकसद है तो यह पहले किया जाना चाहिए था, चुनाव से ठीक पहले नहीं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगर आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी गई तो बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता साबित करना आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अगर किसी को हटाना है तो सरकार को ये साबित करना होगा कि वो भारतीय नागरिक नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एसआईआर के आड़ में नागरिकता की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा खुद मान्यता प्राप्त दस्तावेज है, फिर भी पहली बार चुनाव आयोग उसे मान्य दस्तावेज नहीं मान रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया नागरिकता की जांच के लिए एक बहाना बन गई है। बता दें, लोगों का यह भी मानना है कि एसआईआर एनआरसी की वाटर टेस्टिंग भी हो सकती है। वो लोगों का रिएक्शन देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की प्रक्रिया आगे पूरे देश में लागू की जा सकती है। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग ने खुद कहा कि वो अन्य राज्यों के लिए एसआईआर का शेड्यूल बाद में घोषित करेगा। इसका मतलब ये है कि वो हर व्यक्ति पर यह बोझ डाल दिया गया है कि वो खुद साबित करे कि वो भारत का नागरिक है। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में ये पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में और अधूरे तरीके से की गई है। सिर्फ 30 दिनों में एसआईआर पूरा कर दिया गया और सिर्फ 11 दस्तावेजों को मान्य माना गया, जिनमें आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को शामिल नहीं किया गया, जो कि हैरान करने वाली बात है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि चुनाव आयोग से पूछा जाए कि उसने एसआईआर प्रक्रिया इतनी जल्दी और गलत समय पर क्यों शुरू की। बिहार में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया ने एक बड़ी धांधली को उजागर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां पटना में मतदाताओं से आधार कार्ड के आधार पर फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं, वहीं सीमांचल और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या भूमि दस्तावेजों की मांग की जा रही है। वहां पर फॉर्म धड़ाधड़ अस्वीकार किए गए हैं। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। हालांकि पटना और आसपास के क्षेत्रों में वोटर्स को आधार, वोटर आईडी या राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों के साथ
फॉर्म जमा करने की अनुमति दी जा रही है। भले ही ये दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा तय 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या विपक्ष को जो डर है वो सामने आने लगा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात के लिए गुरुवार को अलग अलग समय मांगा है। ये मुलाकातें ऐसे समय पर मांगी गई हैं जब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मीडिया से कहा कि अगर उन्हें राहुल गांधी से मिलने का समय मिलता है तो वो मुलाकात करेंगे। वहीं डिप्टी CM शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलने का समय मांगा है। शिव कुमार की ये कोशिशें तब हो रही हैं जब कुछ ही दिन पहले सिद्धारमैया ने साफ कहा था कि वो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अंदर खाने कुछ चल रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला है। ये नोटिस 10 जुलाई को उन्हें भेजा गया है। नोटिस को लेकर मंत्री ने कहा यह आयकर विभाग का काम है। ये नोटिस ऐसे समय में आया है जब विपक्ष ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हुई ब्रिक्स होटल की नीलामी में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई थी। वहीं आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर मंत्री ने पहले कहा था कि मेरे अलावा सांसद श्रीकांत शिंदे को भी नोटिस मिला है। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है या नहीं मिला है। हालांकि मंत्री ने स्वीकार किया कि उन्हें नोटिस मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील से होने वाले सभी आयात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ब्राजील किसी भी तरह के हस्तक्षेप या नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा ट्रंप ने 7 बाकी देशों यानी कि अल्जीरिया, इराक, लीबिया, श्रीलंका, फिलीपींस, मोल्दोवा और ब्रुनोई पर भी नए टैरिफ की घोषणा की है। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.